दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ रखा है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण के प्रकार। आज हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, मतलब गोलीय दर्पण में कौन कौन से ऐसे तथ्य होते हैं उसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने आपको बताया था गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर कलई तथा अवतल दर्पण में दबे हुए सतह पर कलई की जाती है। इसके बाद समझते हैं इसमें और क्या क्या तथ्य होते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने लिखा है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो इसमें हमने लिखा गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर परावर्तक तल हमने देखिए लिखा है, ये है अंदर वाली सतह, यहाँ पर बाहर वाली सतह क्या है, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल ये इतना है आपका परावर्तक तल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका जो सेंटर होगा ये पी, जिसे हमने लिखा है, इसे कहते हैं पूरी तरह, इसका नाम है पोल। पोल का मतलब होता है ध्रुव। इसका जो सेंटर है वही है इसका क्या, ध्रुव। यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो है क्या, इसका ध्रुव, जिसे दर्पण का ध्रुव भी कहा जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं, लिखा है दर्पण से संबंधित वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र समझने के लिए गोलीय दर्पण कांच की इस खोखली, ये पूरा खोखला गोला जो था जिसका ये गोलीय दर्पण बना है, उसका जो सेंटर होगा, उसका जो केंद्र होगा, उसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है सी से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता केंद्र, इसलिए इसे हम सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद बात आती है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में सेम परिभाषा है, गोलीय दर्पण कांच की जिस खोखले गोले का बना हुआ होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। या फिर हम समझ सकते हैं पोल तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही है आपका वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लिखते हैं r से। इसके बाद बात आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहाँ पर हमने लिखा है परिभाषा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन सही मायने में ये परिभाषा इतने में अधूरी है। अगर हम कहें तो दर्पण के पोल तथा दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को अगर और आगे बढ़ाएं, इस तरह से अगर इस रेखा को और आगे बढ़ाएं तो ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये आपका कहलाएगा मुख्य अक्ष। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसके बाद दर्पण से संबंधित दो और तथ्य हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइए समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित पांचवा तथ्य, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है इसे समझते हैं। यहाँ पर हमने चित्र बना रखा है, ये है आपका उत्तल दर्पण और ये है आपका अवतल दर्पण। यहाँ पर हमने ये P लिखा है, P का मतलब होता है ध्रुव या पोल, और ये C हमने लिखा है, C का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ समझते हैं गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली या चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर यफ लिखा है। यहाँ से जब प्रकाश किरण चल रही है, देखिए आपकी समांतर प्रकाश किरण चल रही है मुख्य अक्ष के, तो यहाँ पर जब परावर्तक तल है इससे जब टकराएंगे तो वापस लौटेंगी ये सारी, तो यहाँ पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसी को हम कहेंगे मुख्य फोकस। यहाँ पर मुख्य फोकस मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मुख्य फोकस। इसके बाद हम लोग समझेंगे फोकस दूरी के। चलिए, जैसा कि इससे पहले आपने समझा मुख्य फोकस क्या होता है, तो उसके बारे में अगर हम लोग सही मायने में देखें तो ध्रुव और मुख्य अक्ष की ये जो बीच वाला भाग होता है, यहाँ कहीं पर आपका स्थित होता है मुख्य फोकस। अब इसके बाद आपको पढ़ना है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। कहने का मतलब क्या है, ये अगर दूरी है ये बीच की, या फिर मुख्य फोकस है ये दूरी, इस दर्पण में ये वाली दूरी, ये जो है इतनी दूरी, इसे कहते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल एफ से, मुख्य फोकस को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एफ से।
तो स्मॉल f बराबर इसे कहा जाता है कैपिटल R/2। अभी R का मतलब हमने बताया था वक्रता त्रिज्या। R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। कहने का मतलब हम कह सकते हैं फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आइए पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब बनने के नियम। किन परिस्थितियों में प्रतिबिंब का निर्धारण होता है? इसके 3 नियम हैं और गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक बनता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो किन्हीं भी 2 नियमों की सहायता से आप प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं। इसके 3 नियम हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के, लेकिन आप कोई भी 2 नियम प्रयोग करके प्रतिबिंब का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। आइए पहले पढ़ते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। हमने बताया था ये है आपका पोल और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर या ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाएं तो हमको मिलता है मुख्य अक्ष। तो ये हुआ मुख्य अक्ष और उसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण। ये है आपका, हमने बताया था क्या है ये, परावर्तक तल। तो यहां से जो प्रकाश किरण जाएगी वो परावर्तित होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। या अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में समान रूप से होता है। यहाँ पर प्रतीत होती है लेकिन अवतल दर्पण में साफ साफ आपको दिखाई देता है। दूसरा नियम क्या है? मुख्य फोकस से होकर। अभी आपने क्या पढ़ा था? मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली प्रकाश किरण। दूसरा नियम इसी का सेम उल्टा है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों दर्पण में आप देखेंगे एक में प्रतीत होती है। किसमें प्रतीत होती है? तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण में, क्योंकि इसके उभरे हुए तल पर परावर्तक तल होता है तथा अंदर वाली सतह पर पॉलिश होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा नियम। चलिए आइए देखते हैं तीसरा नियम देखते हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। अर्थात ये है अवतल दर्पण और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है और ये है उत्तल दर्पण, यहाँ पर ये सी इसका वक्रता केंद्र है। यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी जब इस परावर्तक तल पर टकराएगी तो यहाँ से ये पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। यहाँ पर ये अपने ही मार्ग में वापस लौटते हुए दिखाई देगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन हमें यह बताता है कि वस्तु की लंबाई के अनुपात में उसकी जो प्रतिबिंब बन रही है वह कितनी गुना अधिक है या कम है या ज्यादा है। या फिर जैसे हम लोग देखते हैं किसी दर्पण में कोई वस्तु, तो वह वस्तु जो है कितनी भी बड़ी हो लेकिन दर्पण में तो छोटी ही दिखेगी। उस वस्तु के अनुपात के अनुसार दर्पण में कितनी बड़ी या छोटी दिख रही है वह हमें बताता है रेखीय आवर्धन। इसी प्रकार हमने लिखा है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं इसे लिखा गया है हाइट ऑफ इमेज, जिसे कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, जिसे हम लोग लिखते हैं HI अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर इसे कहीं कहीं लिखा गया है इस प्रकार से कैपिटल I अपॉन O। I का मतलब होता है इमेज, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। या फिर कहीं कहीं इसे लिखा गया है -v अपॉन u। ये -v और u का जो मान रखा हुआ है इसमें लिखा गया है, इसे हम आपको बताएंगे दर्पण सूत्र में।